Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Min 10th held on 28th of December 2025. Let's start our discussion. Now the first question is, a 4 kg collar is attached to a spring of spring constant 100 Newton per meter. It slides without friction over a horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium position by 12 cm and released. Calculate maximum acceleration of the collar. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉलर का मीनिंग क्या है, आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। फर्स्ट केस में देखिए एक यहाँ पे रॉड है ऐसा कुछ, एक कॉलर कनेक्टेड है। कॉलर मीन्स एक ऐसा पॉइंट, हिंज पॉइंट जिससे एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया। स्प्रिंग का ये इनिशियल पोजीशन था, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए पोजीशन है। यहाँ पर एक रॉड है जिसको स्लाइड करके लेके जा रहे हैं इस वाली पोजीशन पे, तो मान लेते हैं ये पोजीशन आपको मिला यहाँ पे बी, जो कि ए और बी के बीच में सेपरेशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर का। इट मीन्स ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ इस रॉड का इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के अलोंग। अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा। और इससे कनेक्टेड एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है K = 100 न्यूटन पर मीटर। ये इसका स्ट्रक्चर दिखा। तो जानते हैं हम लोग कि मीन पोजीशन, अगर ये इसका मीन पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन था मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू होगा आपके पास a ओमेगा स्क्वायर, और a का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻⁻2 लिखे। ओमेगा जानते हैं √K/m होता है, तो स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 12 × 10⁻⁻2 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 एंड मास का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 4 kg। ये देखिए ऐसा, तो ये 100 से ये 10 कट हो गया, यहाँ पे मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The acceleration due to gravity on the surface of a moon is 1.6 meter per square. What is the time period for a simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 4 seconds, g on the surface of earth is 10 meter per second square? तो किसी भी टाइम ये सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो 2π√L/g, चूंकि ये डिपेंड कर रहा है g के फैक्टर के ऊपर, और अगर g बदलेगा तो इट मीन्स टाइम पीरियड भी पेंडुलम का चेंज होगा। तो किसी T डैश लिख रहे हैं टाइम पीरियड व्हेन G बिकम्स चेंज, हो गया यहाँ पे G डैश जो कि मून के सरफेस पे दे रखा है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो T डैश डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू √, ये हो जाएगा G डिवाइडेड बाई G डैश। तो T डैश का वैल्यू आ गया यहाँ पे T टाइम्स ऑफ √G डिवाइडेड बाई G डैश, और T का वैल्यू दे रखा है आपको 4 सेकेंड, तो यहाँ 4 लिखे √। G का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून पे C का वैल्यू दे रखा है 1.6। तो इसको और सही से लिखे तो ये हो गया √100 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पे ये 4 लिखे और इसकी वैल्यू के यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 10 के बराबर। 4 से 4 कट हो गया, तो ऑप्शन आया आपके पास 10 सेकेंड, तो फर्स्ट लिखा यहाँ पे। नेक्स्ट, now the question number 3. The piston in the cylinder head of a locomotive has a stroke twice the amplitude of 1.2 meter. एक स्टेटमेंट आया यहाँ पे स्ट्रोक, चूंकि लोकोमोटिव इंजन है, और वो बोल दिया गया कि जो स्ट्रोक है वो 2 टाइम्स है एम्पलीट्यूड के, 2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो स्ट्रोक की वैल्यू दे रखा है आपको 1.2 मीटर इज इक्वल टू 2 × a, तो a का वैल्यू मिल गया 0.6 मीटर, एम्पलीट्यूड मिल गया फॉर दिस लोकोमोटिव इंजन के लिए 0.6 मीटर। इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 रेडियन पर मिनट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? तो जानते हैं मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होता है इन केस ऑफ SHM, तो V max विल बी इक्वल टू a ओमेगा। a का वैल्यू है आपके पास 0.6, जबकि ओमेगा दे रखा है 180 रेडियन पर मिनट। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पर मिनट में सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो पर मिनट में लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 108 मीटर पर मिनट। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. A string of mass 1.6 kg is under a tension of 400 Newton. Sorry. The length of a stretched string is 40 meter. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how does long the disturbance take to reach the other end? देखिए क्या बोला गया कि यहाँ पे दो एंड पे एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, कुछ ऐसा, दो रिजिड सपोर्ट पे, एक यहाँ पे पल्स क्रिएट किया गया, जर्क दिया गया, तो इस जर्क को अदर एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि उसको ये डिस्टेंस कवर करना था जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्वेश्चन में गिवन है. तो जैसे यहाँ पे जर्क की बात आई तो चूंकि पल्स क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक पल्स का स्पीड होगा, स्पीड ड्यू टू टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनली स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू वी टी अपॉन म्यू अंडर रूट में. तो यहाँ से देखिए v का वैल्यू मिल गया आपको अंडर रूट टी. टेंशन दे रखा है क्वेश्चन में, टेंशन इज द 400 न्यूटन, तो 400 वैल्यू लिखे, और म्यू का यहाँ पे होता है मास पर यूनिट लेंथ, चूंकि ये म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट लेंथ. मास दे रखा है स्ट्रिंग का 1.6 और यहाँ पे लेंथ दे रखा है 40 मीटर के बराबर. तो v का वैल्यू देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये 4 से 4 ये कट हो गया 16, तो ये मिला आपको अंडर रूट 10 टू द पावर 2 0 ये 1 0 ये और एक इससे आके हो गया 4, जिसको बाहर लिखे अंडर रूट से, तो 100 मीटर पर सेकंड मिला. पूछा गया समय कितना लगेगा, तो जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस चलना था इसको, लेंथ ऑफ द वायर का जो कि दे रखा है 40 मीटर डिवाइडेड बाई ये स्पीड है आपके पास 100, तो ये वैल्यू आ गया 0.4 सेकेंड में ये जर्क एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड. Now next question. Question number 5. A stone dropped from the top of a tower of height 500 meter high splashes into a water of a pond near the base of a tower. When is the splash heard at the top given that the speed of sound in air is 332 meter per second, g is equal to 10 per meter per second square. देखिए क्या कुछ बोला गया, यहाँ पे आपके पास वाटर का लेयर है, वाटर सरफेस है यहाँ पे, ये देखिए एक स्टोन को, दिस इज द स्टोन जो कि यहाँ से 500 मीटर पे ऊंचाई पे यहाँ से ड्रॉप किया गया. अगर ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0, तो इस स्टोन को यहाँ तक आने में, इसके ग्राउंड तक पहुँचने में, मान लेते हैं यहाँ तक आने में समय लगा इसको t1. दिस इज द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड, या फिर यहाँ पे बॉटम ऑफ द वाटर लेयर यहाँ पे बोल सकते हैं. और फिर यहीं से स्प्लैशेस यानी कि साउंड जो क्रिएट हुआ, उसी साउंड को यहाँ तक पहुँचने में, सेम हाइट तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, तो उसको बोल दिया t2. दिस इज द टाइम टेकन बाय साउंड, दिस इज द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस दैट इज 500 मीटर. तो चूंकि यहाँ पे ड्रॉप करें, ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा फर्स्ट केस में, तो टाइम t1 के लिए पता कर सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से. तो चूंकि यहाँ पे ड्रॉप किए तो u0 ये दे रखा है वैल्यू 500 और यहाँ पे आ गया हाफ ऑफ, ये मिला आपको यहाँ पे वैल्यू 10 और ये टाइम को बोले पुट किए हम लोग t1 का स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए ये 25 ये 100 हो गया, तो t1 का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो t1 आपको मिल गया यहाँ से 10 सेकेंड के बराबर फर्स्ट केस में. यानी स्टोन को ये पॉन्ड के सरफेस तक आने में 10 सेकेंड लगेगा. अब उसी साउंड को वापस जाना है सेम डिस्टेंस में, तो टाइम लिख रहे हैं हम लोग, टाइम इक्वल टू फॉर अ साउंड, ये t2 ले रहे हैं साउंड के लिए, समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना चलना है 500 और स्पीड इस केस में दे रखा है आपको 332 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1.5 सेकेंड. तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 विल बी इक्वल टू 11.5 सेकेंड. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4. नाउ next question. Question number 6. A bat emits ultrasonic sound of frequency 1200 kilohertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of the transmitted sound? Speed of sound in air दे रखा है 332 मीटर पर सेकेंड एंड इन वाटर दे रखा है 1500 मीटर
पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले पूछा जा रहा है आपसे, मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम को डिफ्रेंशिएट करता हुआ ये बाउंड्री है, मान लेते हैं यहाँ पे ये साउंड है, ये साउंड यहाँ पे इंसिडेंट हुआ फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये वाला पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट होगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे ट्रांसमिट होगा फॉर द गिवन मीडियम के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ट्रांसमिटेड का, ना कि आपसे पूछा रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ क्या होगा, ये पूछा गया। तो सिंस देखिए अगर पूछता आपसे रिफ्लेक्टेड का वेवलेंथ फॉर रिफ्लेक्टेड, समझ लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ। तो रिफ्लेक्टेड वेव तो सेम मीडियम में आ रहा है जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे एयर है और उसी मीडियम में वापस आया। तो जब भी ऐसा लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ एयर और डिवाइडेड बाई, बिकॉज v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग से रिफ्लेक्टेड नहीं पूछा है, ट्रांसमिटेड पूछा है। तो फॉर ट्रांसमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे v, अब मीडियम का यहाँ पे मिलेगा आपको वेलोसिटी और यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो मीडियम यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी दे रखा है आपको 1500 डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको 1200 किलो हर्ट्ज, 1200 किलो हर्ट्ज, तो 10 टू द पावर 3 लिख लिए। देखिए 20 से 20 कट हो गया, इसको और भी लिख सकते हैं, तो 5/4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको और सॉल्व किया तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर दिखा। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, now next question, question number 7. For the traveling harmonic wave y x comma t 3 cos 2 pi 80 minus 0.06 x plus 0.45 where x and y in centimeter t in second, calculate the phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by a distance of 6 meter। ये जो separated by a distance एक्चुअल में ये दे रखा है आपको पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जिसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा एक्स से, वो दे रखा है आपको 6 मीटर। और रिलेशन जानते हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का, और 2 पाई बाई लैम्डा का अगर वैल्यू मिल जाए तो डेल्टा 5 पूछा गया है। तो ये वैल्यूज देखो यहाँ पता कर लेते हैं। इस इक्वेशन को, ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ कॉस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 16 पाई टी माइनस 2 पाई इंटू 0.006 एक्स प्लस 2 पाई इंटू 0.45। ये वैल्यूज आपको दिखा। जानते हैं यहाँ एक्स से पहले जो भी टर्म लिखा होता है या प्रोपगेशन कांस्टेंट को बताता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के जो कि होता है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 2 पाई इंटू 0.006। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 पाई इंटू 0.006 इंटू डेल्टा एक्स है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 1272 पाई। और यहाँ पे इससे पहले ये हो गया वैल्यू 0.0। रिमेंबर ये अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या लिखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे आप 10 टू द पावर 2 यहाँ सेंटीमीटर में, बिकॉज ये एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर और ये दे रखा है मीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, जिसको अभी आप और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर इंटू 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 7.2 पाई रेडियन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट, now question number 8. The transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by y is equal yx comma t as a function of x comma t 0.08 sin 2 pi by 5 into x cos 80 pi t, where x and y are in meter and t in second. The length of the string is 2 meter and its mass is 4 into 10 power minus 2 kg. Determine the tension in the string. देखिए किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू v इक्वल टू टी अपन अंडर रूट म्यू। तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से म्यू v स्क्वायर। चाहिए क्या आपको स्पीड ऑफ अ वेव, और फॉर अ गिवन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन से v को आप लिख सकते हैं ओमेगा बाई k के बराबर, ओमेगा बाई k का यहाँ होल स्क्वायर। म्यू दे रखा है, ये होता है लीनियर मास डेंसिटी,
जो कि होता है m डिवाइडेड बाई l। तो m का वैल्यू है 4 इंटू द पावर -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 दिखा। ओमेगा का वैल्यू देखिए t के साथ में जो लिखा होता है उसको ओमेगा बोलेंगे, तो ये आ गया 80 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू है आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 का यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व किए तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2, पाई से पाई कट हो गया, ये इससे कट हो गया 40, 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया ये 200 इंटू ये भी हो गया 200, तो 1 -2 से ये भी कट हो गया, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा यहाँ पे हो गया ये 800 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 800 न्यूटन, तो सेकंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A wire stretched between two rigid support vibrates in its fundamental mode with a frequency of 50 Hz. The mass of the wire is 6 into 10 power -2 kg and its linear mass density is 5 into 10 power -2 kg per meter. What is the tension in the string? देखिए अगर दो रिजिड सपोर्ट के बीच में कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में लिखते हैं हम लोग NV/2L, और यहाँ पे N और V/2L, और इसका V का वैल्यू √T/μ बिकॉज स्ट्रेच स्ट्रिंग का केस है। फॉर फंडामेंटल के केस में तो F = N का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2L √T/μ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लेंथ नहीं दे रखा, लेकिन जानते हैं हम लोग म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा आपके पास मास डिवाइडेड बाई लीनियर मास डेंसिटी। मास क्वेश्चन में दे रखा है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -2, 6 इंटू 10 टू द पावर -2, और म्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये वैल्यू आ गया। तो इसको और सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 1, और यहाँ पे 1.2 मीटर ये दिखा आपको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 50 हर्ट्ज। ये हो गया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 2, और एल का वैल्यू आ गया आपके पास 1.2 इज इक्वल टू √T पूछा गया आपसे, और म्यू दे रखा है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 टू द पावर -2 के बराबर। इसको और सॉल्व किए तो क्या यहाँ से ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आपको दिखा कितना 120, स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, तो ये भी हो गया 120, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिए 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू T के बराबर। तो देखिए यहाँ पे फिर अगेन 2 0 से कट हो गया, ये हो गया 12 5 = 60, तो ये आ गया आपके पास 720, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 720 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 10. A meter long tube open at one end with a movable piston at the other end shows two successive resonance with a fixed frequency source, a tuning fork of frequency 270 Hz. When the tube length is 30.2 cm and 92.6 cm respectively, estimate the speed of sound in air at the temperature of the experiment. The edge effect may be neglected. तो edge effect may be neglected। देखिए क्या रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 - L1, जहाँ पे L1 L2 कहलाता है रेजोनेटिंग लेंथ, एंड जानते हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा। तो पूछा गया आपसे यहाँ पे स्पीड, तो V इज इक्वल टू f लिखे, और लैम्डा की वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ L2 - L1। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखा है 270 हर्ट्ज, तो यहाँ पे लिखे 270 हर्ट्ज इंटू ये 2। रेजोनेटिंग लेंथ आपको दे रखा है 92.6 माइनस ये 30.2, बट सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें -2। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट V इज इक्वल टू 337 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 11. A steel rod 120 cm long is clamped at its middle. The fundamental frequency of longitudinal vibration of the rod are given to be 2.25 kHz. What is the speed of sound in steel? तो क्या बोला गया कि एक स्टील रॉड है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, सपोज ये एक स्टील रॉड है
जिसको जस्ट मिडिल पे यहाँ पे क्लैम्ड किया गया ऐसे, अगर ऐसे क्लैम्ड किया गया तो जानते हैं यहाँ पे कि जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, अब उसके लिए यहाँ पे एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, तो इधर यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, इस केस में एंटी नोड, तो यहाँ भी एंटी नोड, और यहाँ जहाँ क्लैम्ड है वहाँ फॉर्म होगा नोड। तो एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, λ/4। अगेन एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन होता है λ/4। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ λ/4 के बराबर होगा इन दिस केस में, जिसको लिख सकते हैं λ/2। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया यहाँ पे आपके पास 2L के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड पूछा है, तो जानते हैं v इज इक्वल टू अगेन एफ लैम्डा के बराबर, और यहाँ पे v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी दे रखा है, फ्रिक्वेंसी इज द 2.25 किलो है, तो 10⁻³ लिखे, और लैम्डा की वैल्यू हो गया 2 × L, और लेंथ ऑफ द दे रखा है 120 सेंटीमीटर, तो इसको 10⁻⁻² लिखे। तो देखिए इसको और सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, यहाँ से ये कट हो गया और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 225 हो गया यहाँ पे, इंटू 2 बचा, और ये आ गया आपके पास 12 के बराबर, है ना, ये 225 12 के बराबर। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 225 × 24, दैट इज विल बी इक्वल टू 5800 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा, सॉरी 5400 हो जाएगा ना, 54, सॉरी इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं, इट विल बी 5400 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, ठीक, ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, now next question number 12, a pipe 50 centimeter long is closed at one end, which harmonics mode of the pipe is resonantly excited by a 825 Hz source, speed of sound in airs दे रखा 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर यहाँ पे जो कि बोला गया क्लोज्ड एट वन एंड, तो यहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे 4th है, और ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है जिसमें 6th एंड 4th हार्मोनिक्स है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स मिलेगा, आइदर ऑप्शन 2nd सही होगा, आइदर ऑप्शन 3rd सही होगा। तो पहले चूंकि क्लोज एट बोथ एंड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, तो V/4L, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किए तो FO विल बी इक्वल टू V का वैल्यू दे रखा है आपको 330 डिवाइडेड बाई 4, और लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो इसको ऊपर लेके चले गए मीटर में, कुछ ऐसा लिख लिए यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू आ गया 330 डिवाइडेड बाई, चूंकि 100 यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये वैल्यू आ गया 165 हर्ट्ज के बराबर। देन फ्रीक्वेंसी जो होगा करिस्पॉन्ड करेगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल का, जहाँ पे n जो होगा वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स अगर पता कर ले तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स विल बी इक्वल टू f अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। f दे रखा आपको 825 हर्ट्ज के बराबर डिवाइडेड बाई ये हो गया 165, तो ये आंसर आया 5th, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, question number 13, two sitar strings A and B playing at the note re are slightly out of tube and produce beats of frequency 8 Hz. The tension in the string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 6 Hz. If the original frequency of A is 4, 5, 6 Hz, what is the frequency of B? देखिए इसका कुछ अगर कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स और ट्यूनिंग फॉर ए और ट्यूनिंग फॉर बी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख रहे हैं N2 इक्वल टू N1 प्लस माइनस एक्स, जहाँ पे x क्या है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। N2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो अननोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग, उसको देखो लिख ले रहे हैं फिर से। N2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, जिसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं B है, और N1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन ट्यूनिंग फॉर्क, ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, नॉन ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, जहां पे x क्या है बीट्स
पर सेकेंड। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये भी जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/L और √T/μ के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आइदर, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी ट्यूनिंग फॉक्स के प्रॉन्ग्स को अगर वैक्स किया जाए या फिर उसको फाइलिंग किया जाए, जिसको लोडिंग एंड फाइलिंग बोलते हैं, तो क्या यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा इन केस ऑफ लोडिंग। अगर मास पर यूनिट लेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि टेंशन को डिक्रीज करें तो तब भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, टेंशन डिक्रीज किए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, या फिर लोड किए तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया। सिमिलरली अगर टेंशन को इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, या फाइलिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तब उस केस में अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क वाले का पूछा जाए और उसी का यहाँ पे टेंशन को डिक्रीज किया जाए, तब उस केस में N2 लिखा करेंगे, N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस एक्स। जहां पे ये कब लिख रहे हैं, जब अननोन ट्यूनिंग फॉर्क वाले प्रॉन्ग का या फिर अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के लिए टेंशन को डिक्रीज कराएं, तब उस केस में ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नोन वाले के लिए बात करें तो N2 का वैल्यू लिखा करेंगे इस केस में N1 माइनस एक्स। बात समझ में आया क्या बोला गया, कि अगर यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ A जिसके लिए टेंशन की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तब उस केस में अगर नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज करे, नंबर ऑफ बीट्स आइदर डिक्रीज, नंबर ऑफ बीट्स रिमेन सेम, या फिर नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाए, रिमेन सेम और बिकम्स 0, तब इस केस में लिखा करेंगे N2 इक्वल टू N1 प्लस एक्स। तो सिमिलरली अगर नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो माइनस आ जाएगा। उस केस में जिसका टेंशन आप डिक्रीज करा रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अननोन वाले का पूछ रहा है, और यहाँ पे अपने वाले क्वेश्चन में टेंशन ए का ही हम लोग रिड्यूस किए जिसका वैल्यू दे रखा है। तो अब ये ना लगा कि हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया करेंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, जब टेंशन डिक्रीज हो और जिसमें नंबर ऑफ ये बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे या फिर रिमेन सेम या फिर बिकम 0। इफ बीट फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज करे या फिर रिमेन सेम रह जाए या फिर 0 हो जाए, तब उस केस में N2 विल बी इक्वल टू N1 माइनस एक्स। तो देखिए इमीडिएट यहाँ पता कर लेते हैं, N2 इक्वल टू N1 माइनस एक्स। N1 का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 456, x दे रखा है आपको यहाँ पे 8, तो इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 448 हर्ट्ज के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पूछा गया। नॉन पीरियोडिक, ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ये साइनोसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में दे रखा, तो पीरियोडिक होगा। बोल रहा है पीरियोडिक बट नॉट SHM, ये चेक करना होगा। SHM है तो ये चेक करना होगा, SHM है तो ये चेक करना होगा। जानते हैं कि फॉर SHM के लिए, फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव y के प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन में पहले वेलोसिटी पता कर लिया एज ए फंक्शन ऑफ, चूंकि टाइम से इसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन -n, लेकिन -n ये कांस्टेंट बाहर और हो जाएगा, तो क्या इसको प्लस में लिखे तो ये हो गया 4 इंटू ओमेगा इंटू साइन π/6 माइनस 2 ओमेगा टी। क्या किए, कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन आया, लेकिन यहाँ पे -2 ओमेगा टी का फैक्टर और बाहर आएगा तो माइनस माइनस उसको प्लस कर दिया। ये लिखा है हम लोग वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv/dt डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, चूंकि कांस्टेंट टर्म है t से पहले बाहर आ गया, तो ये लिखे हम लोग 8 ओमेगा स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, ये लिखे π/6 माइनस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव y के प्रोपोर्शनल है, तो SHM तो होगा। तो पीरियोडिक बट नॉट SHM, हार्मोनिक, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन दिख रहा है इन दोनों में, तो टाइम पीरियड पता कर लेते हो। तो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2π/ओमेगा, और इस केस में जो ओमेगा दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखा है 2 ओमेगा, तो ऐसा पुट किए तो ये आ गया π/ओमेगा। ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट
Question number 15. Figure shows the circular motion of a particle. The radius of a circle, the period sense of revolution and the initial position are indicated on the figure. The simple harmonic motion of the x projection of the radius vector of the rotating particle P is. यहाँ पे x वेक्टर पूछा गया, पार्टिकल का ये ओरिजिनल पोजीशन था, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर मान लेते यहाँ पर पहुँच गया आफ्टर सम टाइम, चूंकि यहीं पे यहाँ पे दे रखा है सेंस ऑफ रोटेशन, तो इस पोजीशन से इसको चेक किए तो कितना ये रोटेट कर गया एक्चुअल में, तो थीटा। ये थीटा क्या बताया गया एक्चुअल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जानते हैं हम लोग थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। किसी समय टी में अगर ये रोटेट कर गया पार्टिकल पी से, ये पोर्शन मान लेते हैं यहाँ पे आ गया क्यू के बराबर। पूछा गया प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वाला वैल्यू मान लेते हैं ये कुछ है आपके पास, इसको लिख लेते हैं m। तो ये आपसे पूछा जा रहा ओ एम, तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकल से यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। ये वैल्यू जो हाइपोटेनस दे रखा है वो r के बराबर है इसके लिए भी, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ से कि ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू r इंटू साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस फॉर दिस के लिए। और ओ एम आपसे प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, उसी को एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स लिखे तो एज ए फंक्शन ऑफ टी, और ये जो वैल्यू दे रखा है आर के बराबर तो आर लिख लिए, और साइन और थीटा क्या होता है ओमेगा टी के बराबर। इसको और अगर मॉडिफाई किए तो यहाँ से मिला आपको एक्स टी विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ साइन, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, तो इसको लिखे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी लिख लिए, तो ये हो गया आर टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई, और टी दे रखा है आपको 40 सेकेंड इंटू स्मॉल टी, तो यहाँ से एक्स टी का वैल्यू आ गया आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 20 इंटू टी के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको पाई बाई टी इंटू 20, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Displacement versus time curve for a particle executing SHM is shown in figure. Choose the correct statement. Displacement और time दे रखा है, तो क्या क्या पूछेगा, phase of the oscillator is same at t is equal to 0 second and t is equal to 4 second. फेज का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल का पोजीशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और उसका सेंस ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन, यानी किधर वो मूव करना चाह रहा। तो देखो t बराबर 0 पे ये यहाँ पे, तो इसका सेंस है इधर जाने का, और t बराबर 4 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पे भी, इसका भी सेंस है इधर जाने का। तो इट मीन्स t बराबर 0 और 4 पे जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में होंगे, तो ये करेक्ट अभी दिख रहा है। आगे चलते हैं। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी इक्वल टू 2 सेकंड एंड टी इक्वल टू 6 सेकंड। तो 2 सेकंड में देखते हैं पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे, इसका सेंस है इधर जाने का, और 6 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है तो इधर जाने का, तो ये भी अभी करेक्ट दिख रहा, तो बी भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी इक्वल टू 1 सेकंड एंड टी इक्वल टू 3 सेकंड। तो 1 वाले का सेंस तो इधर है जाने का, जबकि 3 वाले का सेंस इधर है जाने का, जबकि पोजीशन यहाँ पे देख रहे थे टी बराबर 0 पे, यहाँ पे 1 और 3 पे देख रहा था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी इक्वल टू 3 सेकंड एंड टी इक्वल टू 6 सेकंड। तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो मीन पे और ये एक्सट्रीम पे, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन जहाँ पे ए और बी करेक्ट होगा वही दिखेगा, तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट Question number 17. A body is performing SHM, then its average total energy per cycle is equal to maximum kinetic energy. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पहले। देखिए कोई भी पार्टिकल SHM करता हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, ये होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मीन पे बात करें तो एट मीन वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जहाँ के मीन का मतलब एक्स की वैल्यू 0, तो चूंकि यहाँ पे मैक्स वेलोसिटी जो कि होता है ए ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चूंकि माइनस वाला टर्म को आप 0 कर दे रहे, तो रेस्ट बची हुई चीज़ क्या होगी, मैक्सिमम, दैट इज विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यही वैल्यू होता है एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल का, यही किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी, वो भी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों इक्वल दिखे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात किया गया तो जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं आप इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, और हाफ ऑफ m और v का वैल्यू हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, पार्टिकल एसएचएम करते हुए का लिख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी। तो ये आ गया हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे पूछा गया एवरेज वैल्यू, जानते हैं कि साइनसॉइडल फंक्शन का जब कॉस स्क्वायर का टर्म हो तो इसकी एवरेज वैल्यू कितना होता है 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो कि क्या हाफ ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो देखिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी लिखे थे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया करेक्ट है। सी वाला मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल 2/π टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स होता है, ये भी जानते हैं। VRMS का जो वैल्यू होता है वो V0 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो गया करेक्ट। तो ABD इज द आंसर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट नंबर 18, the displacement time graph of a particle executing SHM is shown in figure. Which of the following statement is are true? The force is 0 at t is equal to 5t/4. 5t/4 is the position of mean, चूँकि यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो रहा है 0 at mean position पर x की वैल्यू क्या होता है 0, तो एक्सीलरेशन क्या होता है 0, तो फोर्स बराबर ma वो भी क्या हो जाएगा 0। तो पहला तो करेक्ट दिख रहा है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू t/2। देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम का वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मॉड के टर्म में लिख रहे हैं तो a ओमेगा स्क्वायर, और जबकि जानते हैं कि एक्सट्रीम अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो यहाँ पे -a ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव एक्सट्रीम है तो -a ओमेगा स्क्वायर, तो +a ओमेगा स्क्वायर। t इक्वल टू t/2, तो यहाँ पे 2t/4, तो t/2 ये वैल्यू है नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो ये भी करेक्ट है आपके पास। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 3t/4 पे, तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगा वो तो यहाँ पे होगा क्योंकि मीन पे, और ये पोजीशन अगेन मीन पे है और ये पॉजिटिव सेंस तरफ जा रहा है, तो v मैक्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए a ओमेगा। तो ये भी आपको क्या दिखा यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, बिकॉज v मैक्स जो वैल्यू होगा वो भी आपके पास आ जाएगा a ओमेगा के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है। कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t इक्वल टू 3t/4 पे, तो ऐसा नहीं है बिकॉज 3t/4 अगेन मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी हो सकता है। तो ये हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे इस केस में x का वैल्यू 0 और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये 0 भी हो सकता है अगर इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले से गिवन ना हो। तो दोनों बोल रहा है यहाँ पे इक्वल है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो जहाँ पे A B C दिखेगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 19. Sound waves of a wavelength lambda traveling in a medium with a speed of v meter per second enter into another medium where its speed is v/4 meter per second. Wavelength of the sound in the second medium. देखिए जानते हैं जब साउंड ट्रेवल करता है तो वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होता है कि मीडियम में इलास्टिसिटी और इनर्शिया होना चाहिए फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के लिए, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होता है कांस्टेंट, तो v इक्वल टू अगर f लैम्डा लिख रहे हैं तो इट मीन्स v/लैम्डा का जो प्रॉपर्टी होगा वो मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं v1/v2 विल बी इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाई λ1। अगर फर्स्ट वाले मीडियम में साउंड वेव्स ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ऑफ v, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये स्पीड है v और सेकंड केस में स्पीड कितना हो गया, बोल रहा है कि v/4, तो λ2 दूसरे मीडियम में फर्स्ट का दे रखा है लैम्डा, तो यहाँ से λ2 का वैल्यू आ जाएगा 4 लैम्डा के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20. Equation of a plane progressive wave is given by y is equal to 0.5 sin 2 pi t minus x by 5 on the reflection from a denser medium. Its amplitude becomes 4 by 5 of the amplitude of the incident wave. The equation of the reflected wave. देखिए डेंसर मीडियम की बात कर रहा तो किसी रिजिड सपोर्ट से मान लेते ये पल्स इस पे ऐसे इंसिडेंस हुआ तो इस इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव. आफ्टर रिफ्लेक्शन तो इसके फेज में चेंजिंग आता है पाई का, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव जिसके बीच में फेज डिफरेंस मिलेगा पाई का, बिकॉज दिस इज द रिजिड सपोर्ट. ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि अदर मीडियम, ये अगर ये पॉजिटिव मीडियम है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है. और किसी भी इक्वेशन में प्लस एक्स का मीनिंग होता है निगेटिव एक्स में, माइनस एक्स का मीनिंग होता है पॉजिटिव एक्स में, तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो रहा है. तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो बोला गया यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 4/5 टाइम्स है इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के, इनटू क्या लिखे साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2 पाई टी, माइनस में अब ये किस में आ जाएगा 2 पाई बाई 5 प्लस एक्स में, और साथ साथ में एक फेस शेप भी मिलेगा पाई का. और जानते हैं हम लोग साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, 5 से 5 कट हो गए तो माइनस का 0.4 साइन टाइम्स ऑफ 2 पाई टी प्लस 2 पाई बाई 5 इंटू एक्स के बराबर. अगर 2 पाई कॉमन ले लेते तो आएगा t प्लस एक्स बाई 5, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव्स. तो लाउडनेस रिलेटेड टू इंटेंसिटी, तो यहाँ टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं. एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई, यानी इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी तो रिमेन ऑफ साउंड, अभी बताया गया कि साउंड की फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम, साउंड जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर प्रोपगेशन के लिए. तो लेकिन वेवलेंथ की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट दैट इज गामा आर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ साउंड प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और यही स्पीड ऑफ अ साउंड प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के, तो वेरी करेगा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, तो ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. A transverse harmonic wave on a string is described by yx comma t 4 sin 40t plus 0.016 x plus pi by 3, where x and y are in centimeter, t is in second. The positive direction of x is from left to right. लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव डायरेक्शन है. द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि y की बात करें तो y एज अ फंक्शन ऑफ x कामा t विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ, यह आ गया 48 t प्लस 0.016 x प्लस ये आ गया पाई बाई 3. चूंकि प्रोपगेशन कांस्टेंट से के पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्लस एक्स है, और अगर प्रोपगेशन से पहले यहाँ पे प्लस एक्स है तो इट मीन्स इसका जो मोशन होगा डायरेक्शन का वो निगेटिव एक्स में होगा. तो द वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिखा चूंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है. द स्पीड ऑफ अ वेव इज 30 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए स्पीड की बात करें तो v इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के लिख सकते हैं. ओमेगा का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू है 0.016, लेकिन ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ऊपर ये जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में. तो ये वैल्यू आपको मिल गया चूंकि के दे रखा है आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो 2 पाई बाई लैम्डा सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 10 टू द पावर यहाँ पे -2, ये ऊपर लेके गए तो ये वैल्यू आ गया 48 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आ गया आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड. ये भी ऑप्शन अभी करेक्ट दिखा आपको बी वाला. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 7.64 हर्ट्ज. तो जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर, तो एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 48 के बराबर, 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14. तो आफ्टर सॉल्विंग ये भी दिखेगा 7.64 हर्ट्ज के बराबर, तो ये भी हो गया करेक्ट. द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज ऑफ द वेव. दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का मतलब आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे के, और के का वैल्यू दे रखा है आपको 0.01
6 के बराबर, तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगा, लेकिन रिमेंबर ये सेंटीमीटर में, तो इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 3.9 मीटर, तो ये भी करेक्ट दिखा, तो ऑल द करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by this, all the points on the string between two consecutive notes vibrate with। देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये फॉर्मेट है स्टैंडिंग वेव का, और स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए अगर एक वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड से सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी से इन सेम फेज में अगर चलना शुरू करे पॉजिटिव एक्स में, तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से सेम यहाँ फ्रीक्वेंसी से सेम एम्पलीट्यूड से अगर आके सुपर इम्पोज करेगा, तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्टैंडिंग वेव का। तो जो पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नोड, और जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वो कहलाता है आपका एंटी नोड। ऐसा जानते हैं हम लोग, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बोला गया कॉन्सेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट्स विद, तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तभी यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा, सेम फेज में होना चाहिए, ये भी करेक्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफर करेगा। देखिए सेम अगर सेगमेंट की इस सेगमेंट की बात करें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम एम्पलीट्यूड से तो वाइब्रेट, सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम फेज में वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन अगर इस सेगमेंट के बजाय इस सेगमेंट में इन दोनों से कॉन्सेक्यूटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर फेज डिफर करेगा, और दूसरी बात ये दोनों आउट ऑफ फेज में होंगे। अगर ये वाला अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो देख रहे हैं ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पूछा गया यहाँ पे बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड, तो सेम ही सेगमेंट की बात किया तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स भी होगा इसका, चूंकि हम लोग जानते हैं कि इस केस में ये वाला पोर्शन बताता है आपको एम्पलीट्यूड के बारे में। एक्स की वैल्यूज को वेरी कराते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेरी करता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। तो ऑप्शन दिखा आपको ए, बी एंड डी, जहाँ पे होगा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट बेस्ड। By doping silicon semiconductor with pentavalent material, the electron density increases pentavalent impurity। अगर pentavalent impurity की बात करें तो इस केस में ये फॉर्म करता होता क्या क्या, फास्फोरस है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, एसबी है, आर्सेनिक है, दीज आर द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है वो इस केस में होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है डेंसिटी ऑफ होल से। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। नो, एन टाइप या पी टाइप बोथ सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो स्टेटमेंट सेकंड तो रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 25. In an unbiased p-n junction, electron diffuse from n region to p region because electron concentration in n region is more as compared to p region। क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन तभी प्रोसेस स्टार्ट होगा जब यहाँ पे n टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे लेयर्स बनेगा पॉजिटिव का, जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ होल से, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन रीजन मोस्ट कंपेयर टू दैट इन पी रीजन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4 इन केस ऑफ अनबाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Zener diode। Zener diode, it works as a voltage regulator in forward bias and behave like a simple PN junction diode in reverse bias। नहीं, Zener diode operate in reverse bias mode। It is a heavily doped PN junction, क्योंकि ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में। यहाँ ये टर्मिनल नेगेटिव ये वाला हायर पोटेंशियल पे चला जाए, जिसको P और इसको N बोलते हैं। तो Zener डायोड ये सिंबॉलिक हो गया, और ये यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इन केस ऑफ रिवर्स बायस। वोल्टेज स्टेबलाइजर भी के तरीके से बिहेव करता है। इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस, करेक्ट वन, बिहेव्स लाइक अ सिंपल PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे
4. Next. Question number 27. With increasing biasing voltage of a photodiode, the photo current magnitude increases initially and after attaining, because हम लोग जानते हैं जो फोटो डायोड होता है ये बेस्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ये बेस्ड होता है। दूसरी बात ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस मोड में, और ये वोल्टेज डिटेक्टिंग सर्किट के लिए ये बिहेव होता है। इसको यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज डिटेक्टिंग सर्किट इन विच एट द जंक्शन ऑफ अ फोटो डायोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। तो चूंकि ये रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट इन रिवर्स एंड वोल्टेज, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर क्या हो जाता है कांस्टेंट। तो ऑप्शन दिखेगा आपके यहाँ पे इंक्रीजेज इनिशियली एंड आफ्टर अटेनिंग सर्टेन वैल्यू इट सैचुरेट्स फाइनली। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The IV characteristics of LED, देखिए फर्स्ट वाले की बात करें तो थर्मिस्टर जैसा शो करता है, सेकंड वाला यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग है, फोर्थ वाले में अभी हम लोग बात की फोटोडायोड का इफेक्ट होता है। चूंकि LED ऑपरेट होता है इन फॉरवर्ड बायस मोड में, देखिए ये है LED जो फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट होता है, ये देखिए ऐसा, ये E इज इक्वल टू रेडिएशन इमिट करता है SC बाई लैम्डा। फॉरवर्ड बायस मोड में इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे ये V ये RF, तब ये ऑपरेट होता है। इसका कट इन जो वोल्टेज होता है जहाँ पे ऑपरेट होना शुरू होता है, जिसका वैल्यू 1.3 वोल्ट से लेके 3.2 वोल्ट के बीच में होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3, चूँकि डिफरेंट कलर को यहाँ पे इमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. What is the conductivity of a semiconductor sample having electron concentration of 6 into the power 18 per meter cube, hole concentration this 6 into the power 19 meter cube, electron mobility 4 meter square per volt second and hole mobility of 0.02 meter square per volt second, take charge of electron this. चूँकि जानते हैं हम लोग conductivity in case of semiconductor will be equal to E times of Ne mu E प्लस NH म्यू H, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है NH, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne, म्यू मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू H इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 10 टू द पावर -19, Ne का वैल्यू कंसंट्रेशन दे रखा है इलेक्ट्रॉन का तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 लिखे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको यहाँ पे 4 के बराबर, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यहाँ पे मिला आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू मोबिलिटी दे रखा है 0.02 के बराबर। तो क्या किया यहाँ पे 6 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 निकालिए यहाँ से कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 4, यहाँ से 6 कॉमन 18 कॉमन, तो ये बचा 0.2 के बराबर। तो ये वैल्यू यहाँ से 18 इससे कट हो गया, तो ये 1.6 इंटू यहाँ पे 0.6 इंटू 4.2 के बराबर। जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया आपके पास अप्रॉक्स में 4 ओम मीटर इनवर्स, क्योंकि यहाँ से कंडक्टिविटी पूछा गया जो रेजिस्टिविटी का ठीक अपोजिट, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Assertion is based. Diffusion current in a PN junction is greater than the drift current in a magnitude if the junction is forward bias. चूँकि हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में जो डिफ्यूज़न करंट होता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ये करंट होता है मिली एम्पियर में, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, जिसको हम लोग रिवर्स करंट भी बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ये माइक्रो एम्पियर में होता है, 1000 टाइम स्मॉलर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे असर्शन तो करंट दिख रहा है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू द पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। नहीं, ऐसा नहीं। डिफ्यूजन करंट की बात करें तो चूंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के केस में इन केस ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी होता है प्लस ड्यू टू यहाँ पे होल्स भी होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जो होता है वो डोमिनेट करता है होल के ऊपर,
तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल से। तो रीज़न यहाँ पे क्या हो रहा है कि असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है लेकिन रीज़न यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग। तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज रॉन्ग। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. The circuit shown below contains two ideal diodes each with a forward resistance of 25 ohm. Remember डायोड का भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 25 ओम क्वेश्चन में मेंशन है। तो जानते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये टर्मिनल P होगा, ये N होगा, ये टर्मिनल P होगा, ये N होगा। P वाला यहाँ पे, N वाला हायर पे, P वाला लोअर पे, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस रिडंडेंट बेकार। लेकिन ये यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे रखा है। पूछा गया कि यहाँ पे करंट क्या होगा, तो जानते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू आपको दे रखा है 18 वोल्ट, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की बात करें तो ये हो जाएगा 25 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस 125 इसके साथ सीरीज में प्लस 150 भी इसके साथ आ गया सीरीज में। तो यहाँ पे ये भी हो गया 150 तो ये हो जाएगा 300। तो 18 डिवाइडेड बाई ये 300, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 0.06 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. The Zener diode has a Zener voltage 40 volt. The current passing through the diode for a following circuit is. देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस है, यहाँ से करंट चला I, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट, तो करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, तो IZ और IL में। लेकिन यहाँ पे दे रखा है VZ का वैल्यू। इफ Zener डायोड इज कंडक्टिंग, अगर Zener डायोड कंडक्ट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, देन उस केस में जो VZ का वैल्यू होगा वो VL के बराबर, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास 40 वोल्ट के बराबर। इसकी वैल्यू को आपने पुट कर दिया 40 वोल्ट, विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट। तो IL आ जाएगा यहाँ से लोड में करंट, तो IL विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 किलो ओम। तो ये वैल्यू हो गया 10 मिली एम्पियर के बराबर इस केस में। और I की बात करें, I इज द मेन करंट, तो I फ्रॉम KVL से लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे 120 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये आ गया 5 किलो ओम। इसको और सॉल्व किए तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई 5, ये यहाँ पे हो जाएगा मिली एम्पियर में, तो ये आ गया 16 मिली एम्पियर के बराबर। तो फ्रॉम जंक्शन रूल क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। तो IZ का वैल्यू आ गया Zener डायोड I माइनस IL, दैट इज 16 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. A logic gate circuited has two inputs A and B and output C. The voltage waveforms of A, B and C are shown below. देखिए यहाँ पे बात करें तो ये वैल्यू दे रखा है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ज़रा इसके ट्रुथ टेबल को शो कर लेते हैं। तो ये A और B और ये C हो गया, ये 1 1 पे ये 1 मिला। फिर देखते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 0 आ गया, ये 0, ये 1, ये 0 हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 0 हो गया, यानी 1 है, 0 ये 0 हो गया। कुछ एंड्स टाइप का दिख रहा है क्योंकि 0 0 ये 0 है, 0 ये 0 ये 0 है, फिर वहाँ से 1 1 1 हो गया, 1 1 1। तो दिखा क्या आपको यहाँ पे ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो ऑप्शन आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम इज। देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम ही शो कर, ये ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। A, B एंड C ये फिक्स है, 0 0 1 1 0 1 0 1। आइदर दोनों लो, आइदर 1 लो, ये हाई ये लो, आइदर बोथ हाई। ठीक है, तो इसके टेबल को हम लोग याद कर सकते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। देखिए यहाँ पे दोनों अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो करेगा, किसी इसको क्लोज किया इसको ओपन किया तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अगर सॉरी इसको अगर क्लोज किए इसको ओपन किए अभी भी बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा, चूंकि सारा का सारा पास कर जाएगा बल्ब के पास से,
तो अभी भी ये ग्लो करेगा। इस बार इसको क्लोज किए, इसको ओपन कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भी बल्ब ग्लो करेगा। जब दोनों को क्लोज कर देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो करंट ऐसे चलेगा, उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये आप देख रहे हैं जस्ट अपोजिट दिखा एंड गेट का ये, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ गया नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर द लॉजिक गेट्स लॉजिक सर्किट शोन द आउटपुट वेवफॉर्म एट वाई। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे वाई की बात करें तो ये चूंकि नैंड गेट है, और नैंड गेट में अगर दोनों इनपुट सेम हो जाए तो ये बिहेव करता है एज ए इन्वर्जन गेट। तो ये हो गया यहाँ पे नॉट गेट यानी इन्वर्जन गेट ए और बी। तो वाई की बात करें तो वाई का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू बी बार का होल बार अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स थ्योरम। जो भी इनपुट सिग्नल है डॉट को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, जो भी इनपुट सिग्नल है उसके ऊपर बार। तो y इक्वल टू आ गया यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि ये बन क्या गया आपके पास यहाँ पे और गेट बन गया। और गेट अगर बन गया तो यहाँ पे देखते हैं ये इनपुट है 0, ये इनपुट है 0, तो और गेट में होना चाहिए 0। तो ऑप्शन ये 0 दिख रहा है, ये 1 है तो ये रॉन्ग हो गया, ये यहाँ पे 1 है रॉन्ग हो गया। या अगर इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये दिखा 0, ये दिखा 1, 0 प्लस 1 करने पे होना चाहिए 1, यहाँ पे हो रहा है 0, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन सर्किट। अगेन देखिए नॉर गेट है, नॉर गेट में दोनों इनपुट अगर सेम हो जाए तो जानते हैं a प्लस ए का होल बार ये बन जाएगा a बार इन्वर्जन गेट, तो ये भी हो जाएगा एज ए इन्वर्जन गेट। तो अगेन यहाँ पे लिखे y इक्वल टू a इंटू बी बार का होल बार, चूंकि यहाँ पे इनपुट दिस, और डिमॉर्गन्स थ्योरम से देख सकते हैं y इक्वल टू a डबल बार ये हो जाएगा प्लस b डबल बार। और जब सिग्नल में डबल बार हो तो सिग्नल रिमेन सेम, तो अगेन ये क्या बन गया आपके पास और गेट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12.96 मीटर पर सेकंड इज de-accelerated at a rate of given by dv by dt is equal to minus 1.8 under root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to the rest। देखिए सिंस आपको दे रखा है dv by dt will be equal to minus 1.8 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वी, जिसको आप लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी इक्वल टू माइनस का 1.8 इंटू डी टी। रीअरेंज कर लिया इसको वेलोसिटी को, तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v की पावर माइनस 1/2 dv इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस का 1.8 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन साइन चूंकि वेलोसिटी पता करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। इट मीन्स जब ये t बराबर जब 0 था तो इसके पास इनिशियल स्पीड दे रखा है 12.96। अब कह रहा है कि वो समय बताइए जब ये रुक जाए तो स्टॉप, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा। और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन में, तो ये आ गया ये v की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1। लिमिट है आपके पास 12.96 से 0 इज इक्वल टू माइनस का 1.8 इंटू टी। इसको और सॉल्व किया तो माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1/2 बचेगा, ऊपर चला गया, इससे कट हो गया। और ये भी वैल्यू बचा आपके पास v की पावर 1/2, तो ये आ गया 1/2। लिमिट है 12.96, ये 0 इज इक्वल टू ये से कट हो गया तो माइनस का 0.9 इंटू टी के बराबर, बिकॉज ये जब 2 ऊपर आएगा तो इसको इससे कट कर दिए। लिमिट पुट किए 0 माइनस ये हो गया अंडर रूट 12.96 v बाई 1/2 का मतलब अंडर रूट माइनस ऑफ 0.9t, तो माइनस माइनस कट हो गया। इसका जानते हैं रूट कितना होता है 3.6 इक्वल टू 0.9 इंटू यहाँ पे t के बराबर रूट से बाहर आने के बाद और माइनस माइनस साइन कट हो गया, तो t का वैल्यू कितना आ गया 4 सेकेंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, a particle of mass 1500 gram is moving in a straight line with velocity v is equal to b into x की power 5/2, b into x की power 5/2। The work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर is, और take b is equal to ये वैल्यू दे रखा है, देखिए जानते हैं फ्रॉम KWT
वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन की बात किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ पे वैल्यूज देखो देख लेते हैं। सिंस जानते हैं के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ऐसा अगर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तो हाफ लिखे, एम लिखे और वी का वैल्यू दे रखा है बी इंटू एक्स की पावर 5/2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5। अगर ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे तो देखिए एक्स की वैल्यू को के इनिशियल कब, जब x की वैल्यू दे रखा है आपको 0, बिकॉज k एज ए फंक्शन ऑफ टाइम x दे रखा है, तो k का वैल्यू आ गया इनिशियल 0। k फाइनल पता किए कब, जब x का वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखा है, x का वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखा है, तो लिखे हाफ m। मास दे रखा है क्वेश्चन में 1500 ग्राम, तो 1500 ग्राम तो 10⁻³ लिखे। b स्क्वायर, b का वैल्यू दे रखा है 0.5, तो ये आ गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू x की वैल्यू आ गया 4, तो ये हो गया 4 की पावर 5, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे इसको अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू यही हो जाएगा के फाइनल। तो ये आ गया आपके पास हाफ 1500 ग्राम है, तो ये वैल्यू आपके पास दिखा 15, तो 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 इंटू 128 इंटू 256, तो 256 इंटू 4 आ गया। इसको और सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास 192 जूल। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 2a and mass m. The moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner। यानी एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड दे रखा है 2a। ये देखिए दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट 2a। ऐसा कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर से और ठीक प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे एक्सिस पास होते हुए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर ये इसका सेंटर है C, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज I एट ए परपेंडिकुलर ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होता हुआ, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले सेंटर ऑफ मास से पास कराएं एक एक्सिस और फिर लिखे यहाँ पे md² अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये टोटल साइड यहाँ पे 2a है तो जानते हैं टोटल कितना हो जाएगा डायगनली, तो √2 टाइम्स ऑफ डायगनल की बात करें तो डायगनल का वैल्यू होगा √2 टाइम्स ऑफ 2a, तो उसका हाफ चाहिए हम लोग को, चूंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है यहाँ पे d, तो d वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो d का वैल्यू हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2a का हाफ, तो ये आ गया आपके पास √2a। और जानते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट जिसका मास m साइड अगर a है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास होता हुआ प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस के अबाउट जानते होता है ma² डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे वही लिखने चले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a विल बी इक्वल टू m इंटू साइड है यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस m इंटू d है यहाँ पे सेपरेशन कितना है, तो √2 इंटू a के बराबर का होल स्क्वायर, तो m इंटू √2a का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व किए तो ये आ गया 4/3, बिकॉज ये 4 है ये 6 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2/3 ऑफ ma² और प्लस ये भी हो गया आपके पास m इंटू 2a², अगेन मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 प्लस ऐड कर दिए तो कितना हो गया 8/3 ऑफ ma², तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। लिस्ट बेस्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट केस में आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होता है इस केस में कांस्टेंट, बट डेल्टा यू जो होता है वो तो NCV इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस अगर 0 तो डेल्टा यू 0, तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट का सेकेंड
या तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो गया तो ऑप्शन थर्ड होगा, तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इन दोनों को कट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो Q इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा U प्लस W वर्क डन, एडियाबैटिक में ये 0 हो गया तो डेल्टा U प्लस वर्क डन, और वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे आ गया माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा U वर्क डन बाई द गैस। क्या होता है, पॉजिटिव बोला गया, वर्क डन बाई द गैस जो कि डिक्रीज कराएगा किसको, इंटरनल एनर्जी को, तो बी का यहाँ पे होना चाहिए सेकंड, तो बी का सेकंड, ये भी देखो यहाँ पे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ए का सेकंड, बी का सेकंड। सी के बारे में, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो नो वर्क इज डन, तो सी का होना चाहिए फोर्थ, तो सी का फोर्थ दिखा यहाँ पे, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3, बिकॉज आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा कुछ पार्ट इसका जाएगा हीट को एब्जॉर्ब करने में और कुछ पार्ट इसको पार्टली वर्क करने में, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन जानते हैं हम लोग KP डिवाइडेड बाई R क्यूब होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अगर ये डाइपोल है यहाँ माइनस Q, ये प्लस Q, तो ठीक इसके इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, इफ द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम क्या होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो करंट यहाँ से मेन पहले बैटरी से करंट कितना जा रहा है वो पता कर लेते हैं। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगा, पहले वो R1 पता किए तो कितना दिखा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो ये आ गया 2 ओम। फिर ये रेजिस्टेंस सब सीरीज में है, तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट की बात की तो 4.5 प्लस 0.5 प्लस 2 और इसका इक्विवेलेंट 2 मिलकर ये मिला आपको 5 प्लस 2 प्लस 2, तो यह आ गया 9 ओम के बराबर। तो बैटरी से करंट कितना मिला, तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे चूंकि टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई यह आ गया 9, तो यह आ गया 6 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 2/3 एम्पियर के बराबर फ्रॉम बैटरी सोर्स। पूछ रहा है कि 3 एम्पियर में करंट क्या होगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। इस वाले में करंट तो I1 या I डैश या I1 लिख ले रहे हैं। जानते हैं फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, क्या होता है, अगर आपको करंट पता करना है जिस रजिस्टर में, तो ठीक उसके पैरेलल उसके ठीक सामने वाला रजिस्टर्स लिखेंगे। तो करंट यहाँ पे लिखने के लिए I1 ठीक सामने वाला रेजिस्टेंस, फिर दोनों के रेजिस्टेंस का सम मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट जो बैटरी से आ रहा है। तो I1 का वैल्यू मिला आपको 6 डिवाइडेड बाई 9 और टोटल करंट जो आ रहा था वो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना दिखा आपको 4 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर, तो ऑप्शन हो गया आपके पास 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, a double convex lens mu is equal to 1.5 has power P and same radii of curvature R for both surfaces। देखिए इतनी बात बोला गया तो 1/f is equal to power is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2। चूँकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोला गया तो पावर P is equal to ये हो गया 3/2 minus 1, ये 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/r, तो P का वैल्यू हो गया ये 1/2 इंटू 2/r इक्वल टू 1/r आ गया। यहाँ से ये रिजल्ट दिखा। फिर बोल रहा कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1/f डैश इक्वल टू P डैश इक्वल टू सेम मटेरियल, तो 3/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1/r डैश लिख ले रहे हैं इसको। तो P डैश का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो किसके बराबर हो जाएगा 2p के बराबर। देखिए यहाँ दे रखा है 2p,
तो ये वैल्यू हो गया 2p इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r डैश, और p का वैल्यू यहाँ से किसके बराबर है 1/r के बराबर, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1/2r डैश, तो r डैश का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से r डिवाइडेड बाई 4 के, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट question number 44. In Young's double slit experiment, the fringe width is 4 mm. If the entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3, then the fringe width, जानते हैं कि fringe width जो होता है बीटा किसी मीडियम में, वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो बीटा इन एयर आपको दे रखा है 4 mm के बराबर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो यह आ गया 3 mm के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Next question, question number 45. In a Bohr's atomic model of hydrogen, let K, P and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of the electron respectively. Choose the correct option when the electron undergoes transition to a higher energy. देखिए अगर हम यहाँ टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जो कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ या फिर माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस टाइम्स हो जाएगा टोटल एनर्जी का, जिसको लिख सकते हैं 13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अगर यहाँ पे एनर्जी का लेवल बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो k डिक्रीजेज, ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे, या तो यहाँ पे थर्ड होगा या तो यहाँ पे देखिए एक ही दिखा आपको k डिक्रीजेज। फिर आगे और देख लेते हैं पोटेंशियल, अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो n बढ़ाइएगा, ऑन इंक्रीजिंग n, तो टोटल जो एनर्जी है वो बिकम्स लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, चूंकि इससे पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू अब इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे के डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होगा इंक्रीज, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3, बिकॉज टोटल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन होता है, इसलिए ऑप्शन दिखा आपको 3। तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।